हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परासरण तथा विसरण में अंतर, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और ये इस साल भी बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, लगातार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम में आपके 3 नंबर कंप्लीट करेगा। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक तरफ लिखेगा हम लोग परासरण और दूसरी तरफ लिखेंगे विसरण। परासरण में पहला पॉइंट है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। ठीक है, परासरण में क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है और विसरण में क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, बहुत ही इजी अंतर वाले क्वेश्चन में आप नंबर बहुत ही इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी याद हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है, इसमें नहीं है। ठीक, दूसरा पॉइंट है, इसमें विलायक के कण केवल एक ही दिशा में गति करते हैं और विसरण में क्या होता है, इसमें विलय और विलायक दोनों के कण विपरीत दिशा में गति करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिर्फ विलायक के कण एक ही दिशा में गति करते हैं, इसमें विलय और विलाय दोनों के कण विपरीत दिशा में गति करते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है, यह द्रव अवस्था में संभव है। परासरण क्या है, द्रव अवस्था में संभव है और विसरण क्या है, ठोस, द्रव्य, गैस तीनों अवस्थाओं में संभव है। ठीक है, विसरण तीनों अवस्थाओं में संभव है और परासरण सिर्फ द्रव अवस्था में संभव है। उसके बाद 4 पॉइंट है, इसमें विलाय के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। परासरण में क्या होता है, जो अर्धपारगम मतलब विलाय के जो कण होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या होते हैं, गति करते हैं। ठीक है, उसके बाद विसरण में क्या है, इसमें विलाय के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलायक के कण क्या होते हैं, गति करते हैं। ठीक है, तो ये था परासरण तथा विसरण में अंतर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो कि परासरण तथा विसरण में अंतर क्या होता है। अब आपको एक उदाहरण से समझाते हैं कि परासरण प्रक्रिया कैसे होती है और विसरण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले परासरण का जो उदाहरण होता है वो आप कर भी चुके हैं। आपने देखा होगा कि जब हम लोग कोई किशमिश जो होती है उसे हम लोग जब पानी में भिगोते हैं तो वो पहले तो जब भिगोते हैं वो सिकुड़ी हुई कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है, जब उसे पानी में भिगोते हैं हम लोग, 1 घंटे बाद जब उस भीगी हुई किशमिश को देखते हैं तो वो कुछ फूल के इस टाइप से हो गई हो, अंगूर के शेप में आ गई होगी। ठीक है, तो सिकुड़ के 1 घंटे बाद जब वो फूल जाती है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, परासरण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, कोई भी जैसे किशमिश को हमने भिगोया, जब आप उसे सुबह देखेंगे तो वो फूल जाती है, फूल के वो अंगूर के शेप में आ जाती है। तो वो जब फूल जाती है तो इसमें क्या होता है, विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करने लगते हैं, इसलिए वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो जो फूल जाती है वही प्रक्रिया परासरण की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, और विसरण में क्या होता है, विसरण में आपने उदाहरण एक बहुत ही इजी आप कर भी चुके होंगे। एक ग्लास में पानी लिया, उसमें क्या करते हैं आप, पेन की जो स्याही होती है वो अगर उसमें डालेंगे तो जैसे ही आप स्याही डालेंगे वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाती है। तो जब वो जैसी स्याही डलती है वो घुल जाती है तो वही क्या कहलाती है, परासरण की प्रक्रिया कहलाती है। परासरण का एक और भी उदाहरण है, बंद कमरे में हम लोग परफ्यूम को छिड़कते तो वो एकदम पूरे उसमें फैल जाती है रूम में, तो वही क्या होता है, परासरण विसरण की प्रक्रिया है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। परासरण में क्या है कि जब हम लोग कोई पानी में किशमिश भिगोते उसके बाद जो फूल जाती है वही प्रक्रिया कहलाती परासरण। और विसरण में क्या है, कमरे में आपने स्प्रे छिड़का जैसे परफ्यूम वगैरह, तो एकदम जैसे स्प्रे करते हैं परफ्यूम को तो वो एकदम कमरे में फैल जाती, तो वही विसरण कहलाती है। ठीक है, एक और उदाहरण बताया कि पानी में जैसी आप स्याही डालें तो जैसी पानी में स्याही डलती है तो वो क्या हो जाती है, एकदम घुल जाती है, यही क्या है, विसरण का उदाहरण। तो आई होप आपको परासरण तथा विसरण में अंतर भी समझ में आ गया और इसकी प्रक्रिया भी समझ में आ गई। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स बताइए। बाकी हमने केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है और इसी टाइप का आपको अंतर वाली वीडियो 2-3 मिलती रहेंगी, छोटी छोटी वीडियो रहेंगी, आप आराम से देख भी पाएंगे समय निकाल के। इन सारी अंतर वाली वीडियोस को आपको
देखना है। तो इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगली वीडियो आपकी होगी डीएनए आरएनए में अंतर, उसके बाद होगी गैल्वेनी सेल तथा अब विद्युत अपघटनी सेल में अंतर। इसी टाइप से जो भी इंपॉर्टेंट अंतर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। उसके लिए क्या करना है, आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनाकर रखी है उसको आपको देखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है। तो मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।